हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय पार्ट ए का यूनिट 1। पार्ट ए के यूनिट 1 के यदि हम बात करें तो अभी डिस्कशन चल रहा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर के बारे में डिस्कशन चल रहा है। आपको पता होना चाहिए जिसका पहला पार्ट है, इसी यूनिट 1 का जो पहला पार्ट है, जिसमें इसरो के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, उसका एक पहला वीडियो है, उसके बाद ये सेकेंड है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के भी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं 2022-23 में, उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उनको कंपाइल करके प्रॉपर तरीके से आपके सामने ये प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दीज आर वेरी प्रीशियस क्वेश्चंस, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वन। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जनजाति है, उपजनजाति है, इसको डिस्कस करना है ना। अब देखिए यहां पर जो गौड़ जनजाति हैं इनका नगारची, तो ये कह सकते हैं ये सुमेलित है, फाइन वन। भील की बात करें, बरेला, पटेलिया, रथिया, ये सारे होते हैं। बैगा की बात करें, बेजवार इन्हीं की हैं सब ट्राइब। भारिया का रोहिया नहीं है, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत ऑप्शन है ना। तो भारिया की बात करें, रोहिया नहीं है, तो याद रखिएगा रोहिया बेसिकली किसी सब ट्राइब है। ये बेसिकली कोल कम्युनिटी हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इनकी सब ट्राइब है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो गोंड का नगारची हो गया, नगारची आपने कम ही कम सुना होगा वैसे। भील का है बरेला, बैगा का बेजुआर है, भारिया का रोहिया नहीं है बल्कि रोहिया कोल का है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है। भील जनजाति एज ऑफ नो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है। आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का जो मालवा अंचल है यहीं पर मोस्टली निवास करते हैं। मालवा में बेसिकली ये पूरा का पूरा इधर नीमच वगैरह पूरा एरिया आता है इसमें, है ना। इसके अलावा इवनली जो हमारा निमाड़ का क्षेत्र है, नीचे खंडवा, खरगोन, यहाँ भी है, बड़वानी, बुरहानपुर में, है ना, ये कंसंट्रेशन है। धार के क्षेत्र में भी है। अलीराजपुर में सबसे अधिक परसेंटेज है, हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब का परसेंटेज अलीराजपुर में 89% है। झाबुआ की बात करो तो झाबुआ में 87% है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है। और मोस्टली वहाँ पर भील कम्युनिटी ही निवास करती है। तो भील जनजाति का प्रमुख पर्व पूछा गया आप लोगों से, तो ये तो बहुत ही फेमस है, ये है भगोरिया। भगोरिया प्रणय पर्व के रूप में जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है कि भगोरिया जो पर्व है ये 7 दिन चलता है और ये होली के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रखिए भील जनजाति का प्रमुख पर्व क्या है, भगोरिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब यहां पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस गिवन ओवर हियर। कैलाशनाथ काटजू, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, भगवंत राव मंडलोई, पंडित रविशंकर शुक्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, यह है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद रहे मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके फॉर्मेशन होने के पहले मध्य प्रदेश में 4 राज्य हुआ करते थे। पहला है केंद्रीय प्रांत और बरार। देखो सेंट्रल प्रोविंस है बरार जो है, इसमें इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर, है ना। क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस और बरार में, बरार का जो क्षेत्र है वो नागपुर के आसपास का एरिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सेंट्रल प्रोविंस में मोस्टली आपका महाकौशल का क्षेत्र जो जौलपुर का क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो भी इसी में आता था। तो केंद्रीय प्रांत और बरार सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, दैट्स वाज बिग वन, है ना। मध्य प्रदेश की इन 4 राज्यों, मतलब मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ 1956 के पहले। इसके पहले सीएम कौन थे, ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा राज्य था मध्य भारत। मध्य भारत कहां होता, मध्य भारत में बेसिकली जो आपका इंदौर और ग्वालियर का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया था। तो मध्य भारत का जो पहला सीएम थे वो थे श्री लीलाधर जोशी। और याद रहे इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में कि इसकी 2 राजधानियां थी, एक इंदौर थी और एक ग्वालियर। मतलब ये इंदौर ग्वालियर दोनों ही राजधानियां हुआ करती, 6-6 महीने रोटेशन चलता था। एक राज्य था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश कौन सा राज्य था, विंध्य प्रदेश बेसिकली जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के एरिया को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था और इसकी राजधानी थी रीवा। और पता होना चाहिए आप लोगों को इसके पहले सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला, है ना। और एक राज्य और था, यह था भोपाल। भोपाल भी राज्य था, भोपाल हालांकि बाद में राजधानी बन गया। तो भोपाल राज्य जो था इसके पहले सीएम कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के बाद में उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। तो भोपाल की राजधानी क्या थी, भोपाल ही थी। ये 4 राज्यों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 में मर्जिंग हुई और बाद में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ और मध्य प्रदेश के फिर पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। एक महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन भी 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब छत्तीसगढ़ टूट के अलग हो गया था।
है ना। तो पहले मध्य प्रदेश, उसके पहले देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। राजस्थान एज ऑफ सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाए गए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय सिंगाजी, कबीर, मीरा एंड दादू संग इन ए पॉपुलर सिंगिंग स्टाइल नोन एज निर्गुणी? अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर बेसिकली निमाड़ रीजन है ना। तो यहाँ पर कौन से अंचल में? निमाड़ रीजन में है। हालांकि कुछ जगह मालवा अंचल का ही मिलता है, क्योंकि मालवा अंचल में निर्गुणी शैली जो है, लेकिन चूंकि मालवा ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो ये इस हिसाब से बेसिकली आपका निमाड़ अंचल हो गया, जो कि बेसिकली नीचे का क्षेत्र है, जिसमें खंडवा खरगोन तो आता ही है। जो खंडवा को हम लोग पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़वानी हो गया, बुरहानपुर, ये सारे के सारे निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रहे निमाड़ क्षेत्र का है। तो निर्गुणी शैली में सिंगाजी हो गए, कबीर साहब हो गए, मीरा जी हो गई और दादू ऐसे संत द्वारा रचित गीत क्या है। निर्गुणी क्या होता है? एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण में क्या होता है? बोला जाता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर क्या है? निराकार है। लेकिन सगुण में क्या होता है? ईश्वर का रूप होता है। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। ये तो आप याद रखें, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं, ईश्वर को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो थोड़ा सा आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में हल्का सा यहाँ पे मिसिंग है, डी कर देना, है ना। और पहले वाले ऑप्शन में ओके 10 पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये यहाँ पे जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो जो आदिवासी हैं, मतलब हमारे यहाँ जो ट्राइब्स का पॉपुलेशन है वो कितना है? दैट्स मोर देन 21%, है ना, 21 कुछ परसेंट है। लेकिन रिजर्वेशन को 20% ही दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखें, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज ही मानते हैं। और याद रहे हमारे यहाँ जैसे ट्राइब्स हैं तो उनके नाम होते हैं। जैसे यदि हम बात करें भील कम्युनिटी की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्राइड बने जाते हैं। इसके अलावा यदि गोंड की बात करें, ये द्रविड़ियन ट्राइब बने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कोल की बात करें जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के हैं, रीवा, सीधी, सतना और जौनपुर जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोल का मेन कंसंट्रेशन जो है रीवा संभाग ही है और शहडोल संभाग में भी पाए जाते हैं। लेकिन जौनपुर जिले में भी थोड़ा सा इनका कंसंट्रेशन है ना। तो कोल कम्युनिटी का ये पॉपुलेशन है। चौथा स्टेटमेंट है, संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो कुल मिला के चारों स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 आर राइट, है ना। तो 5वें का क्या हो गया? डी ऑप्शन। तो यहाँ पे एक ही है, वो पिछला वाला डी जो है यहाँ शिफ्ट हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारिया जनजाति मध्य से कौन कौन से जिलों में प्रमुखता से बसी हुई है? भारिया जनजाति की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए भारिया जनजाति का मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही बस मैच कर रहा है वैसे देखा है तो छिंदवाड़ा में जो पातालकोट का जो एरिया है वहां पे भारिया जनजाति निवास करती हैं। आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है हमारे मध्य प्रदेश की। और इससे लगा जौनपुर में भी है। तो ये जौनपुर और छिंदवाड़ा के क्षेत्रों में भारिया जनजाति का निवास है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना लिटरली डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कौन से क्षेत्र से कौन ने नेतृत्व किया है, ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसका सही आंसर है श्री रघुवर प्रसाद। याद रखना, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। रघुवर प्रसाद जी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। दमोह से इन्होंने नेतृत्व किया था 1942 के आंदोलन में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके मेन प्रणेता तो गांधी जी थे। लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन एक बार पीएससी पूछा गया था। हालांकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो बाकी एग्जाम्स हैं सिविल सर्विसेज के अलावा, वहाँ पर आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री नहीं है। लेकिन यदि हम इन जनरल बात करें तो क्विट इंडिया स्लोगन, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। ये भी आप लोग याद रखेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जौनपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दैनिक लोकमत। याद रहे ये क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछा गया है। तो ये आप याद रखिएगा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जौनपुर से दैनिक लोकमत का प्रकाशन किया था। ये इवनली मेन से पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे ना।
9वां क्वेश्चन है मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजा भोज थे, वन आर द मोस्ट पावरफुल किंग। तो याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं राजा भोज का दूसरा नाम क्या था? एनी ऑफ यू? चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव, डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह की अगुवाई कौन कर रहे थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामगढ़, और ये कौन है? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई 1857 के संग्राम में आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था रामगढ़ क्षेत्र से। अपार्ट फ्रॉम दैट एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बताता हूं। देखिए हमारे यहाँ जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें तो लक्ष्मीबाई की अंग रक्षा का नाम कई बार पूछा जाता है। तो इनकी अंग रक्षा का नाम क्या था? इनकी अंग रक्षा का नाम था झलकारी बाई। क्या नाम था? झलकारी बाई। और अवंतीबाई जी की जो अंगरक्षक थी इनका नाम था गिरधारी बाई। दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई दफा पूछे जाते हैं। झलकारी बाई का नाम कैसे याद रखेंगे? झांसी की रानी, मतलब झा से झांसी, झा से झलकारी हो गया। और दूसरा जो ऑप्शन बचा वो बचा गिरधारी बाई का। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में साल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा प्रदर्शित है? साल भंजिका, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में। और याद रहे गुजरी जो राजा मानसिंह थे उनकी प्रेमिका थी। तो आप बता सकते हैं उनका नाम क्या था जिनके लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस आउट? जरा कमेंट करिए कि राजा मानसिंह थे उनकी प्रेमिका का नाम क्या था जिनके लिए उन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। ग्वालियर से ही बिल्कुल लगा हुआ है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश, सॉरी 11 तो हो गया शायद। ओके, वी आर गोइंग टू 12th क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम का गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी तो ये कौन है? ये है बेसिकली कैलाश चंद्र जोशी, है ना। तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। याद रहे मध्य प्रदेश के 9वें सीएम के रूप में थे, 9th सीएम थे। और कब बने? 1977 में। याद रहे उस समय जनता पार्टी की सरकार हुई और जनता पार्टी बड़े बढ़ चढ़ के पूरे देश में जनता पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। याद रहे जनता पार्टी के ही पहले प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई। और कमाल की बात यह है कि वही टाइम था जब मध्य प्रदेश में भी राष्ट्र प्रशासन लागू किया गया। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी, जहां जहां कांग्रेस सरकार थी, उनको बेसिकली भंग कर दिया गया था, है ना। एट द टाइम जब भारत मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवे दैट्स डिफरेंट वन। लेकिन 1977 में ही बाद में जनता पार्टी से कैलाश चंद्र जोशी मुख्यमंत्री चुन के आए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के 9वें सीएम बने थे, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन आपके सामने है। आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सुसनेर आगर मालवा में क्या है? बगलामुखी माता मंदिर है, बड़ा ही फेमस है। तो इसको आप लोग याद रखें सुसनेर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि बगलामुखी जो माता है मंदिर मेला है, ये कौन से जिले में लगता है? तो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि आगरा जिले में लगता है, आगर मालवा में लगता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ये क्वेश्चन बहुत ही जगह पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस भी किया गया है। आप देख सकते हैं जो हमारे पहले जो सीएम थे कैलाश चंद्र जोशी, इनके बारे में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि ही वाज बीजेपीज लूजिंग कैंडिडेट फ्रॉम राजगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन फरवरी 1998। बाद में बेसिकली ही लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बगली। सारी चीज़ें बताई गई हैं। राज्यसभा में 2000 से लेकर 2004 तक इन्होंने सर्व किया। वॉज अ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 2004 टू 2014 रिप्रेजेंटिंग द भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी इन मध्य प्रदेश, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताई गई है ना। तो ये है कैलाश चंद्र जोशी साहब। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। 14th क्वेश्चन है। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की? ओरछा एज ऑफ नो किस जिले में आए? देखिए ओरछा पहले टीकमगढ़ में आया था, लेकिन अब निवाड़ी जिले में आ चुका है। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये क्या हो गया आपका? दैट्स बेसिकली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट सी, रुद्र प्रताप सिंह। चलिए 15th क्वेश्चन आपके सामने है। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु
उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या है? बेसिकली उनकी अंगरक्षा का नाम को बताना है। पहले डिस्कस कर चुके हैं, झलकारी बाई इनके अंगरक्षा का नाम था और इन्होंने बेसिकली उनका वेश धारण करके उनके लिए रास्ता बनाया था। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां के जिले में आहूखाना मृगवन स्थित है? आहूखाना मृगवन इज लोकेटेड विच आर द फॉलोइंग पोर्ट, और इसका सही आंसर क्या है? यह है बुरहानपुर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहूखाना मृगवन स्थित है बुरहानपुर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट भी यहां पर है, असीरगढ़ का किला। ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। 17th क्वेश्चन आपके सामने, भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? तो बेसिकली कौन से टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये पूछा गया बेसिकली डायरेक्ट तरीके से। तो ये है होली। होली के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है, 7 दिन चलता है, आप याद रखिएगा। 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। हमारे मध्य के मालवा अंचल में सेलिब्रेट किया जाता है। भगोरिया पर्व कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये है भील जनजाति। भील जाति में कई सारे सब ट्राइब्स हैं, भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथिया हैं, सारी चीज आपको पता होना चाहिए। होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? यह है प्रयाग दत्त शुक्ल की कृति है। आप लोगों से डिस्कस किया था, रचनाएं पूछी जाती हैं। हालांकि ऐसी रचनाएं याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज आमतौर पर हम लोग मेन जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, जैसे अपने मक्खनलाल चतुर्वेदी साहब हो गए, एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर हैं। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, है ना। ऐसे मेन जो रचनाकार हैं उनके बारे में, भवभूति हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन प्रयाग दत्त शुक्ल के बारे में कम आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा होशंगाबाद हुंकार इनकी रचना है। 19th क्वेश्चन आपके सामने है, काकनाद। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? देखिए, कुछ जगह काकनाद लिखा है, कुछ जगह काकनाबाद भी मिलेगा आपको, दोनों चीजें मिलती हैं प्रॉपर तरीके से, कंफ्यूज नहीं करना। यह है सांची का। सांची कहाँ पे है? सांची है रायसेन में। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको पता होना चाहिए, सांची को एज ऑफ नो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो हमारे मध्य देश में 3 मेन विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की? पहली कौन सी है? पहली है आपकी खजुराहो। खजुराहो कब डिक्लेयर किया गया? 1986 में। 1986 में। सांची को 1989 में। और सन 2003 में भीमबेटका को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। तो ये 3 हैं, हालांकि टेंजिबल में कई सारी हैं, लेकिन 3 जो हैं जो प्रॉपर तरीके से, जिनको आप लोग यहाँ पे जरूर याद रखेंगे। 20th क्वेश्चन आपके सामने है, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही ऑप्शन दिया है शालिवाहन। जो शालिवाहन उनका दूसरा नाम रहा होगा। असल में जो हम लोग पढ़ते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, तो इनके पिता का नाम था राजा कीरत राय। क्या नाम था? कीरत राय, जो कि बेसिकली चंदेल राजा थे और इनकी बेटी थी। तो ये कहते हैं कि रानी दुर्गावती चंदेल प्रिंसेस हैं, लेकिन रानी क्या थी? गोंड रानी थी, है ना। तो याद रखें, गोंड क्वीन एंड चंदेल प्रिंसेस। एनीवे, 21st क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ? झंडा सत्याग्रह होने की वजह क्या थी? अंग्रेजों ने झंडा जो है उसको कुचल दिया था, तो बाद में झंडा सत्याग्रह हुआ। और झंडा सत्याग्रह से कमाल की बात है, एमपीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्कर का। उस समय 15 नंबर होते थे, अब तो 11 का हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे आप बोलते हैं, वो 15 मार्कर हुआ करता था। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, कैसे लोग इतने बड़े आंसर को लिखें। झंडा सत्याग्रह में इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट जनरेट करके लिखने होते थे। एनीवे, उसके बाद डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर है 1923 में। इसका मेन सेंटर क्या था? जबलपुर था। बाद में सेंटर को नागपुर शिफ्ट कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, राई परंपरा क्या है? राई की बात करें तो हमारा क्या है? लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है, मतलब मध्य देश का राजकीय लोक नृत्य है। और ये कौन से अंचल का है? बेसिकली बुंदेलखंड अंचल का। एक तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या हो गया? लोक नृत्य हो गया, राजकीय लोक नृत्य है। हमारे मध्य देश का राजकीय लोक नाट्य भी है। नृत्य और नाट्य में अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। लोक नाट्य क्या है? वह है माच। क्या है? माच। और माच कौन से अंचल का लोक नाट्य है? यह है मालवा अंचल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खाम बाबा का। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में 1-2 बार डिस्कस भी किया था। यह है विदिशा का गरुड़ स्तंभ। विदिशा का गरुड़ स्तंभ हेरोडोटस के गरुड़ स्तंभ के रूप में मशहूर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस समय शुंग साम्राज्य हुआ करता था, जिस समय हेरोडोटस ने यहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। कहाँ पे? विदिशा में। और ये खाम बाबा के नाम से मशहूर है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
24th क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध पत्रकार है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे साहब का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है दमोह के पथरिया गांव में। माधवराव सप्रे साहब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जाने माने पत्रकार हैं। इनका जन्म हुआ था दमोह के पथरिया गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दमोह हालांकि हम लोग पढ़ते थे, दमोह से भी आप टिक कर सकते हो। 25th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? और ये कौन है? ये है अनिल काकोडकर। मध्य प्रदेश की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वहां पर अनिल काकोडकर के बारे में हमने पढ़ा था। बहुत सारे और भी पर्सनालिटी हैं, जैसे एज ऑफ नाउ बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं उनका नाम बड़ी फेमस है और उनको चूंकि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो दैट्स वाई बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, प्लीज डू कमेंट आउट। हम बताते हैं, आपको हिंट करते हैं, वो विदिशा जिले से हैं। प्लीज डू कमेंट दिस आउट। चलिए 26 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? पद्मश्री भूरीबाई कौन सी है? पिथौरा पेंटिंग। हालांकि भूरीबाई जो है एज ऑफ नो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि पहले संबंधित थी लेकिन बाद में अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चली गई, दैट्स वाई छत्तीसगढ़ का है। लेकिन फिर भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है भूरीबाई, जिनका संबंध किससे है? पिथौरा पेंटिंग से। बहुत ही फेमस पेंटिंग है। 27 क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा। आपने ये कविता सुनी होगी, मुझे तोड़ लेना वर माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। बड़ी ही फेमस कविता है, बड़ी ही मार्मिक कविता है और यह है माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर हैं। पुष्प की अभिलाषा आपकी एक बहुत ही सुंदर रचना है। 28 क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह है मंदसौर जिले में। याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। 29 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन सी है? अब देखो यहाँ पे बाकी तो है नहीं गायिका, लेकिन तीजन बाई की बात करें, इन्हीं की बात की जा रही थी बेसिकली, और क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था। लेकिन तीजन बाई की बात करें तो तीजन बाई बेसिकली एज ऑफ नो देखा जाए तो जस्ट 1 सेकेंड, इसमें एक थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक मेरे से हो गई। यहाँ पे भूरीबाई के बारे में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसमें आप थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करिएगा। भूरीबाई बेसिकली इनका संबंध छत्तीसगढ़ से मैंने बोल दिया था बाय मिस्टेक। बेसिकली देयर वाज तीजन बाई। भूरीबाई बेसिकली देखा जाए तो ये भील आर्टिस्ट हैं और याद रखिएगा ये बेसिकली कौन जिले से पढ़ेंगी? झाबुआ जिले से पढ़ेंगी और झाबुआ बेसिकली किससे लगा हुआ है? गुजरात से लगा हुआ है। तो बेसिकली हम बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले गए। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हम डिस्कस करें तीजन बाई जी के बारे में। तो तीजन बाई के बारे में यदि बात करें, तीजन बाई बेसिकली चूंकि इनका संबंध पांडवानी गीत से है। क्वेश्चन मैंने केरला में 1-2 बार डिस्कस भी किया था पांडवानी के बारे में। तो तीजन बाई का संबंध किससे? पांडवानी से है। और यहाँ पे याद रखिएगा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि बाद में चूंकि छत्तीसगढ़ में सेपरेशन होने के बाद में ये बिलासपुर विश्वविद्यालय मतलब वहाँ पे चली गई, दैट्स वाई वहीं से थी बेसिकली। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन शायद डिलीट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका, चूंकि मध्य प्रदेश की अब है नहीं, दैट्स वाई क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था। सही आंसर तीजन बाई है, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि तीजन बाई का जो संबंध है वो किससे है? पांडवानी से है ना। चलिए 30th क्वेश्चन में चलते हैं। टांटे भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध सीखी थी? टांटे भील बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, सभी लोग जानते हैं। और ये बेसिकली इन्होंने सीखा था तात्या टोपे से। तात्या टोपे से इन्होंने टांटे भील ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब इन्हीं से गुरिल्ला वारफेयर सीखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट वन। 31st क्वेश्चन है, गढ़ामंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। और ये है रानी दुर्गावती। तो गढ़ामंडला की जो प्रसिद्ध रानी है वो कौन है? रानी दुर्गावती। आप लोग बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। और रानी दुर्गावती की जो सेना का मुकाबला किससे हुआ था? अकबर की सेना से इनके मुकाबला हुआ था, तो ये भी आप जानते हैं। बाकी के बारे में यदि बात करें तो रानी कमलापति का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि एज ऑफ नो चर्चा में है और इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम पूछा भी जा सकता है। तो रानी कमलापति के बारे में याद रखिएगा कि जो चूंकि हमारी गोंड क्वीन थी, पहली बात तो याद रखिएगा। निजाम शाह गोंड राजा थे, निजाम शाह उनकी पत्नी थी।
तो उनकी डेथ के बाद में इन्होंने संभाली कमान। तो यहाँ पे निज़ाम शाह साहब का नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब निज़ाम शाह की मृत्यु हुई तो चूंकि इनके फैमिली मेंबर जो थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए, तो वहाँ पर इनकी जो इन्होंने उसका मुकाबला भी किया, दैट्स ट्रू। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। दैट्स मतलब आई मीन दीज आर लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इनकी संधि हुई थी दोस्त मोहम्मद खान के साथ। इनकी एक संधि हुई थी दोस्त मोहम्मद खान से। तो दोस्त मोहम्मद खान ने बेसिकली इनको मदद किया था, लेकिन रानी कमलापति की मृत्यु के बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने इनकी बेटे की हत्या करके वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कब्जा लिया था। तो ये भी चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए। एनीवे, जो दोस्त मोहम्मद खान का अभी क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो हो रहा है उसमें पूछा गया था, है ना। दोस्त मोहम्मद खान का भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही वाज बेसिकली फर्स्ट किंग ऑफ भोपाल स्टेट, है ना। चलिए एनीवे आगे चलते हैं, 32nd क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गुड। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि हमारा जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नाउ लेट मी ब्रिंग द 32nd क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है पिता पुत्र की सही जोड़ी चुनिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है शंकर शाह रघुनाथ शाह। शंकर शाह रघुनाथ शाह, तो शंकर शाह जी के नाम पे एवेनली जो छिंदवाड़ा का यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1857 क्रांति में गोंडवाना के जो राजा थे वो शंकर शाह ही थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 33rd क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो शुंग साम्राज्य के पतन के बाद कौन से वंश ने इनको रिप्लेस किया? तो ये कौन सा वंश था? ये था बेसिकली सातवाहन डायनास्टी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं क्या कि शुंग वंश का फाउंडर कौन था? हालांकि फाउंडर का नाम बहुत ही फेमस है, वृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम था। और वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की आधारशिला रखी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग बेसिकली कौन थे? बृहद्रथ के सेनापति थे। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग साम्राज्य की आधारशिला रखी। तो ये आपको पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट शुंग वंश के बाद में जिस वंश ने रिप्लेस किया वो है सातवाहन डायनास्टी। ये भी आपको जानकारी रखना है। आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा भी है। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया और ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्थापना जो है राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश के प्रमुख राजाओं के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, 34th क्वेश्चन। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? इसका सही आंसर है ये है मेदिनी राय। तो मेदिनी राय बेसिकली कह सकते हैं जो सिसोदिया राजा थे राणा सांगा, उनका बेसिकली क्या कहते हैं वैशाल, है ना। वी कैन से दैट सामंत आप जिसे कहते हो। एंड मालवा के क्षेत्र में ही हैड बीन रूलिंग। तो वहाँ पे चंदेरी के क्षेत्र में जो अटैक किया बाबर ने, तो वहाँ पर किसकी सेना से मुकाबला हुआ? ये हुआ मेदिनी राय की सेना से। अगला क्वेश्चन 35th क्वेश्चन है। जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जाति निवास करती है? पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये है भारिया जाति, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब मानी जाती है। जंगलों का जंगली, जंगली का जंगली बोला जाता है, ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ये अच्छा वर्ड नहीं है। आई वुड नॉट प्रेफर टू यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड, बट किताबों में ऐसा लिखा मिलता है। हालांकि उन्हें ऐसे वर्ड से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए एनीवे। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है मध्य प्रदेश की, ये है भारिया जाति। कहाँ पे निवास करते हैं? पातालकोट में निवास करते हैं। 36 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है? तो संगमरमर से बनने वाली इमारत कौन सी है? ये है आपकी होशंग शाह का मकबरा। कहां पर बना हुआ है? ये बना है आपके मांडू में। मांडू में रानी रूपवती का महल बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई हैं। और मांडू कहाँ पे? ये पड़ेगा धार जिले में। और मांडू के सारे जहाज महल हो गया, एंडोला माइनस काइंड ऑफ थिंग्स आर लोकेटेड ओवर देयर। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। 37 क्वेश्चन है। मध्य देश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? ये है भावरा में शुरू किया गया था। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन है। मार्च
लोक नाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? माच। माच लोक नाट्य मध्यस्थ का राजकीय लोक नाट्य आप जानते हैं, और मध्यस्थ के मालवा अंचल में माच का मंचन किया जाता है, तो यह है मालवरीसल। 39वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट स्थित है? भेड़ाघाट देखा है तो यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पड़ेगा आपके जबलपुर जिले में। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? नर्मदा नदी बहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नर्मदा नदी के दो महत्वपूर्ण वाटरफॉल और भी एग्जाम पूछाते हैं, एक कपिल धारा है और एक दुग्ध धारा वाटरफॉल है। कंफ्यूज मत करना, कपिल धारा वाटरफॉल और दुग्ध धारा, धुआंधार वाटरफॉल और दुग्ध धारा वाटरफॉल दोनों अलग अलग हैं। दुग्ध धारा वाटरफॉल कहाँ पड़ेगा? अमरकंटक में ही, अनूपपुर में है। और धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके जबलपुर जिले में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य था, उसके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद में लेटर ऑन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, प्रेसिडेंट भी बने बाद में, लेकिन इसके पहले ये राज्यपाल बनाए गए महाराष्ट्र राज्य के, तो ये भी आपको पता होना है। 41वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए आपके सामने, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की बीस दिन द्वारा मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, और पहला स्टेटमेंट बेसिकली सही है, बाद में स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 42वां क्वेश्चन में चलते हैं, और भगोरिया के बारे में तो पता ही आप लोगों को, ये हमारे मालवा अंचल में सेलिब्रेट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 7 दिन तक चलता है, होली के टाइम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना, एक प्रणय पर्व है। रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? रंगत दोहा किससे है? यह है माच से, और माच का लोक नाटक कहाँ का है? हमारा राजकीय लोक नाटक है मालवांचल का। रंगत दोहा इसी संबंधित है ना। चलते हैं 43वां क्वेश्चन में, मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है? मामूलिया त्योहार, और यह है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 44वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान नहीं है, द सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? और ये रचना है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की। तो चूंकि फेमस पर्सनालिटीज की जो फेमस रचनाएं हैं उनके बारे में याद रखना है। द सर्च फॉर लंका, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। 45वां क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत में 1931 ईस्वी में चरण पादुका हत्याकांड हुआ? और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे देखा है तो, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ चरण पादुका हत्याकांड। इसको ऑर्डर किसने किया था? फिशर ने ऑर्डर दिया था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड ही बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। और किस दिन में हुआ है, ये दिन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये भी एग्जाम में पूछा। 14 जनवरी 1931 दिन भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि जलियांवाला की बात करोगे, जलियांवाला कांड कब हुआ है? तो ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। इसको ऑर्डर किया था जनरल डायर ने। इसको किसने ऑर्डर किया था? इसको ऑर्डर किया था फिशर ने। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ना। चलो आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन है, परिमल रासो की रचना की थी, किसने रचना की थी? वाल यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका सही आंसर है जगनिक। जगनिक ने परिमल रासो की रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। 47 क्वेश्चन में चलते हैं, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई? ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई, किसने बनाया? ये ऑब्वियस बात है, बुंदेल राजाओं ने बनाया। तो ओरछा की जो स्थापना है वो 16वीं सेंचुरी में कर दिया गया था रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि रुद्र प्रताप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है ना। लेकिन याद रखिएगा, जो राजधानी है उसको शिफ्ट करने का जो काम किया था वो इनके बेटे ने किया था। इनका नाम है भारती चंद्र, जिन्होंने गढ़ कुंडार से ओरछा शिफ्ट किया था। तो स्थापना करने का काम किसी और ने किया, लेकिन शिफ्ट करने का जो काम है किसी और ने किया। तो यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन था? त्रिपुरा अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और यहीं पे डॉक्टर बेसिकली महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस साहब के बीच मतभेद हो गए थे, और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। 1939 का यह त्रिपुरा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहला जो अधिवेशन था, इससे पहले वाला 1938 का हरिपुर सेशन, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस साहब ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 1939 में वापस से इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। इतनी पॉपुलरिटी थी आपकी। लेकिन इनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे पट्टाभी रमैया, और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है, और ये काफी क्रिटिकल था। और इसके बीच में, इसके बाद में गांधी जी और आपके बीच बहुत मतभेद हुए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया,
और इनकी जगह में जो रिप्लेस किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस सेशन का फिर अध्यक्ष चुना गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए आपके सामने। बाघ कीव की बात कर रहे हो तो यहां पे मिलता है, भरूच में भी मिलता है। काकन मठ की बात करें तो यहां पे काकन मठ का जो ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट होता है। सांची में भी बड़ा ऑब्वियस बात है, तो काकन मठ का ऑप्शन एलिमिनेट होता है। बाकी भाग, भरूच और सांची में बौद्ध धर्म संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन आपके सामने। ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए कहां संघर्ष किया था? ठाकुर रणमत सिंह, देखिए ठाकुर रणमत सिंह का बेसिकली संबंध जो है वो इनका संघर्ष जो है रीवा के आसपास के क्षेत्रों में था। तो रीवा, सतना, पन्ना, सागर ये सारे आ जाते हैं बेसिकली। तो ऐसा बेसिकली बाद में क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो बेसिकली बुंदेलखंड, बघेलखंड के क्षेत्र में आपका प्रभाव था, तो ऑब्वियस सी बात है उस हिसाब से ये क्वेश्चन बाद में डिलीट किया गया था। तो ये है 50वां क्वेश्चन ठाकुर रणमत सिंह के बारे में, बल्कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिया है जो कि मध्य प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ठाकुर साहब रणमत सिंह से आपका जन्म जो है वो हुआ था सतना जिले में, और 1857 के रिवोल्ट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका था। लेकिन चूंकि बड़े क्षेत्र में था, रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में था, इसलिए बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। इनके नाम से बनले रीवा में एक बहुत ही फेमस कॉलेज भी है, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय है, TRS कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये है 50 क्वेश्चन। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हालांकि ये जो क्लास है ऑलरेडी हम लोग पेड बैच कोर्स की ले रहे हैं, बट जो फ्रेंड्स इच्छुक हैं वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस है, हमारा जो टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो है आपकी 599 रुपये। लेकिन एज ऑफ नो जो हमने फीस कर रखी है वो है 299 रुपये। ये 21 जुलाई तक रहेगी। वैसे आप बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं 8826033084, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारा जो बैच कोर्स है इसके लिए प्रॉपर तरीके से पार्ट ए पोर्शन के लिए उस बैच कोर्स की प्राइस है वो है 1599 रुपये है। लेकिन आप यदि 21 तारीख के पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस लगेगी 1299 रुपये। तो इतने में आप इस बैच कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। जो पार्ट ए का पोर्शन है 5 मिनट से उसको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक बाय, टेक केयर, हैव वन फुल एट, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर।